हेलो स्टूडेंट, होप कर रहा हूँ आपका आज का पेपर अच्छा गया होगा। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th के सीबीएसई के मैथ के पेपर की। तो इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ सेट सी बेसिक का क्लास 10th का सॉल्यूशन। ठीक है, मल्टीपल चॉइस यानी कि एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं शॉर्ट वीडियो में, जिससे कि आप इजीली बहुत जल्दी देख सको। एंड इस वीडियो में पूरा का पूरा बाकी के 4 सेक्शन सॉल्व कराने वाला हूँ। सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार कर लिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो एंड जल्दी जल्दी आप देखते जाओ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आप देख रहे होंगे कि बोल रहा है एवोल्यूएट 5 साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक 60 डिग्री कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। एंड सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। एंड कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है बेटे, √3 होती है। वही सब पुट किया है। देखो अब सॉल्यूशन में 5 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर कर दिया, माइनस सेक 60 की वैल्यू 2 रख दी है, इंटू कॉट की वैल्यू √3 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 इंटू 1/2 यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर सोल्व कर लिया है, -2 √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया। एंड फिर उसके बाद 5/2 -6। एंड दोनों को क्या लिया, एलसीएम ले लिया है, तो 5 - 12। एंड इसको सोल्व आउट करने पर -7/2 आंसर आ गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट ए -1, 3 एंड बी 9, 8 सच दैट ए पी रेशियो पी वी इज इक्वल टू के रेशियो 1। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड कराने की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना लिया ए बी। ए के पॉइंट है -1, 3 एंड बी के पॉइंट है 9, 8। यहाँ पे पी पॉइंट जो एक्स वाई है एंड इसका रेशियो के रेशियो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए वी इन द रेशियो के रेशियो 1 यूजिंग सेक्शन फार्मूला यूज़ कर लिया हमने। पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो गया। अभी देखो सेक्शन फार्मूला सभी को पता होगा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, यदि मैं यहाँ पे m1 रेशियो ले रहा हूँ, क्या ले रही हूँ, m1, तो m1 का x2 से मल्टीप्लाई होगा और m2 का x1 से होगा अपॉन m1 प्लस m2। एंड सेम वही केसेस होता है कि यदि मैंने m2 लिया है तो यानी m1 लिया है तो y2 से, एंड m2 लिया है तो y1 से अपॉन m1 प्लस m2। तो वही मैंने वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। देखो k x2 प्लस 1 x1 अपॉन k प्लस 1। एंड दूसरी तरफ लिया है मैंने k y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन k प्लस 1। तो यहाँ पे k तो k एज इट इज़ रहने दिया है। x2 की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 लिख लिया है। प्लस अब देखो 1 है, मेरा दूसरा रेशियो क्या था, 1 था, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी वैल्यू में करूँगा तो वही वैल्यू रहेगी। एंड x1 की वैल्यू क्या है, -1, तो वैल्यू पुट कर ली अपॉन k प्लस 1, कॉमा 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या बोल रहा था, दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, इक्वल है, x इजिकल टू वाई। तो दोनों को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। तो 9 - 1 अपॉन k प्लस 1, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो k इजिकल टू क्या हो गया, 4। देखो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट फर्स्ट यानी ए के बारे में। बोल रहा है इफ क्यू के पॉइंट दे रखे हैं आपको 0,2 इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम पी 5, -3 एंड आर एक्स 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो सबसे पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट बना लिया है पी आर, एंड क्यू क्या इक्यू डिस्टेंस है फ्रॉम पी से एंड आर से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू इजिकल टू क्यू आर हो जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ डिस्टेंस फार्मूला। तो मेरा पी क्यू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो क्यू आर इजिकल टू क्या हो जाएगा, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 2 का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से जैसा कि दिख रहा है कि पी क्यू किसके बराबर है, क्यू आर के, तो वही मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर ली है। उसके बाद क्या करा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया है। तो 0 - 5 क्या होता है, -5 का होल स्क्वायर कितना होगा, 25। एंड 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। एंड सेम राइट हैंड साइड की तरफ एक्स स्क्वायर को ओपन कर लिया है, यानी कि उस रूट को भी स्क्वायर किया था तो रूट चला गया एक्स स्क्वायर प्लस 25। एंड 25 से 25 सॉल्व आउट कर लिया है, तो एक्स स्क्वायर इजिकल 25, तो एक्स इजिकल टू क्या हो गया, +-5। देखो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बी पार्ट की। बी पार्ट क्या बोल रहा है, यानी कि और लगा के दोनों में से कोई एक करना था। इफ़ ए 1,1 एंड बी 7,9 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। एक सर्कल दे रखा है, उसका डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो देखो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ये हो गया इसका डायग्राम। देखो ए बी क्या है, यहाँ एक डायमीटर है, ए के पॉइंट है 1,1 एंड बी के पॉइंट है 7,9। या ओ हो गया सेंटर। जब भी सेंटर होता है डायमीटर को इक्वली डिवाइड करता है, यानी कि 1:1 में।
तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को ओ डिवाइड कर रहा है ए बी को रेशियो वन में, तो पॉइंट ओ क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन जब भी रेशियो बराबर होते हैं तो कौन सा सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं, एक्स इजिकल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉइंट टू एंड वाई इजिकल टू वाई वन प्लस वाई टू अपॉइंट टू, वही यूज़ किया। यहाँ पे एक्स वन क्या है 1 है एंड एक्स टू क्या है 7 है अपॉइंट टू, एंड वाई वन क्या है 1 एंड वाई टू क्या है 9 अपॉइंट टू, दोनों को ऐड किया यानी कि 1 + 7 कितना होता है 8, 8 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 हो जाएगा, 1 + 9 कितना होता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 5, तो इसके पॉइंट क्या हो गए सेंटर के 4,5। देखो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, क्या बोला, देयर आर 80 कार्ड्स नंबर्स फ्रॉम 1 to 80, आपको कार्ड्स दे रखे हैं जो कि है 1 से लेके 80 तक, उसमें नंबर लिखे हुए हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसमें से कोई एक कार्ड उठाया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इज नॉट डिविजिबल बाई 8, उस पर जो नंबर सेलेक्ट किया है, मतलब कार्ड जो निकाला है वो ऐसा होना चाहिए जो 8 से डिविजिबल ना हो। अब देखो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। टोटल आउटकम यहाँ पे क्या हो गई 80 हो गई, फेवरेबल आउटकम क्या हो गई ऑफ गेटिंग कार्ड डिविजिबल बाई 8। देखो 8 से डिविजिबल वाले कार्ड्स कितने होंगे 10 होंगे, बाकी क्या होंगे जो 8 से डिविजिबल नहीं होंगे, इसलिए क्या हो गया नॉट डिविजिबल वाले कितने होंगे 70। तो अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालूँ तो क्या फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, क्योंकि मैं नॉट ई वाला निकाल रहा हूँ, यानी कि जो कि ऐसे कार्ड जो 8 से डिविजिबल नहीं है तो वो कितने 70/80, तो उनको सॉल्व आउट करूँगा तो 7/8 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं 25 क्वेश्चन पर। बोल रहा है कि दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, ऊपर वाला प्रूफ वाला क्वेश्चन है, नीचे वाला प्राइम नंबर को बताना कि प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है वाई। अब बी वाले पार्ट को पहले कर रहे हैं, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 2 × 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। अभी देखो यहाँ समझ लो कि प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर वही तो होते हैं जिसका फैक्टर वो खुद नंबर होता है एंड 1 होता है, इसके अलावा यदि कोई और फैक्टर है तो वो क्या है प्राइम नंबर होगा, नहीं होगा वो क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखो यहीं पे बी वाले पार्ट दोनों को सॉल्व आउट किया है, तो 7 × 11 × 13 + 2 × 11, यहाँ से 11 मैंने कॉमन लिया तो 7 × 13 बचा प्लस उधर की तरफ 2 बचा, दोनों को सॉल्व आउट करने पर 91 + 2 हो गया, 91 और 2 कितना 93, यानी कि इसके जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गया 1 × 11 × 93, यानी कि इसके जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा एक कंपोजिट नंबर होगा। देखो अब आते हैं हम सेक्शन सी पर। सेक्शन बी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन सी पहला ही क्वेश्चन यानी कि 26 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी क्वेश्चन की तरह है, एक्सरसाइज 6.2 का। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी ए एंड बी सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी है। तो क्या शो करना है, ट्रेंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रेंगल डी बी सी एंड ए ई पैरेलल टू डी सी ए प्रूव करना है। तो देखो कर लेते हैं। अभी यहाँ जो सबसे पहले जो गिवन दे रखा है वो गिवन लिखेंगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी एंड बी सी अपॉन बी ई इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। अब प्रूव क्या करना है, यहाँ पे प्रूव करना है हमें ए बी ई सिमिलर टू ट्रेंगल डी बी सी एंड ए ई पैरेलल टू डी सी। अब प्रूफ कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इन ट्रेंगल ए बी सी मैंने ट्रेंगल लिया है, यहाँ पे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या है ए सी बी, ये तो हमें क्या दे रखा था गिवन दे रखा था। अब जब भी अपोजिट एंगल किसी भी ट्रेंगल के इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी तो इक्वल होती है, इसलिए ए भी इक्वल हो जाएगी किसकी ए सी की, और यहाँ पे मैं इसे इक्वेशन फर्स्ट मारूंगा क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेंगल ले रहा हूँ कौन कौन सा ए बी ई और ट्रेंगल ले रहा हूँ डी बी सी। यहाँ पे देखो एंगल भी क्या है दोनों कॉमन है, और देखो हमें क्या दे रखा था बी सी अपॉन बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए सी। अब लेकिन क्योंकि ये हमारा सिस्टम सेट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे जो ए सी है इसको चेंज कर लेंगे किसमें बी ए में, तो मेरा क्या हो जाएगा प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो बस हो गया मेरा काम। अब ट्रेंगल ए बी ही सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल डी बी सी के, किससे एस ए एस से। अब यहाँ पे ए ई बराबर डी सी मेरे को प्रूव करना था। अब क्योंकि ये दोनों ट्रेंगल क्या है सिमिलर हैं, तो मेरा एंगल बी ए ई और बी डी सी ये क्या होंगे इक्वल होंगे क्या करस्पॉन्डिंग एंगल से। समझ में आ रहा है, जब भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है वहाँ पे कौन सी लाइन बनाती है पैरेलल लाइन बनाती है, इसलिए ए ई जो है पैरेलल हो जाएगी किसकी डी सी के। देखो अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन के। इसमें भी दो पार्ट रखें, पहला पार्ट सेम टू सेम एनसीईआरटी का है एंड दूसरा पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी है। तो 27 का जो फर्स्ट पार्ट बोल रहा है ए बेसल इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, जो बेसल है वो किसकी फॉर्म में होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, और वो सरमाउंटेड है किसके, यानी कि उसके ऊपर क्या सरमाउंटेड है, बोल रहा है होलो सिलेंडर रखा हुआ किसके ऊपर होलो हेमिस्फीयर के ऊपर। बोला डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर दे रखा है एंड टोटल जो हाइट दे रखी वेसल की वो दे रखी 13 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल का इनर सर्फेस एरिया पूछ रहा है। कैसे करेंगे देखो ये इसका डायग्राम बनेगा। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर हमें 14 सेंटीमीटर दे रखा है लिख लिया, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 7 सेंटीमीटर लिख लिया, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेम ही रहेगी क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही सिलेंडर रखा हुआ है। अब हेड ऑफ सिलेंडर कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो
जो हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो उसकी रेडियस के बराबर ही होगी, एंड टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर वाली जो रेडियस में यदि घटा दूं तो मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या हुआ, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², एंड कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh। बस इसको ही सॉल्व आउट किया और हमारा आंसर आ गया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसका बी पार्ट क्या बोल रहा है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर है जो कि सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि एक हेमिस्फीयर दे रखा है, उसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन है। द हाइट ऑफ द कोन जिसमें हाइट ऑफ कोन क्या दे रखा है 2 सेंटीमीटर, एंड डायमीटर ऑफ द बेस क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। देखो किस तरीके से करेंगे, ये इसका डायग्राम हो गया। हाइट ऑफ कोन देखिए 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कोन हो गया 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन हो गया 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगी इसमें 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हेमिस्फीयर के ऊपर ही कोन रखा हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3πr³। क्योंकि यहाँ पे रेडियस सेम है तो 1/3πr² को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो इधर क्या बचेगा h और उधर क्या बचेगा, ठीक है 1/3πr² ब्रैकेट में h प्लस 2r कॉमन लेने पे बच रहा है। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22.7 पुट कर दी, एंड रेडियस मेरा 2 था क्योंकि डायमीटर 4 दे रखा तो रेडियस 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2, एंड ब्रैकेट के अंदर h भी मेरा 2 है प्लस 2r का 2 इंटू 2। ठीक है, अभी उसके बाद क्या हो गया 1/3 इंटू 22.7 4 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसे सॉल्व आउट करूँगा तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 6 इंटू 4 करूँगा तो 24/21, इसे सॉल्व आउट करूँगा तो 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। पहले मैंने थोड़ा गलत कर दिया था इसमें, इसलिए गलत हो गया था, वापस मैंने करेक्शन कर दिया है। अब 28 वाला देख लेते हैं। देखो 28 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो एनसीईआरटी का डिक्टो पूरा उठा के रख दिया है, ऊपर वाला पार्ट 28 का ये जो पार्ट है बोल रहा है प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले क्या करा है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ब्रैकेट ओपन करा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूले से। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, एंड सेम उधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी मिलकर बनाते हैं तो दोनों को एक पास लिख लिया है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अभी देखो 2 साइन थीटा एंड कोसेक को क्या लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा, एंड 2 कॉस थीटा, एंड सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा। अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो 1 लिख लिया, एंड सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब मैंने सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पे साइन थीटा कट गया तो 2 बचा, एंड कॉस थीटा कट गया तो 2 बचा। सबको ऐड करने पर क्या हो गया 7 बचता है, एंड कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचता है, जो कि मेरा किसके बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये हो गया प्रूव्ड। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, जो कि एनसीईआरटी का ही थोड़ा सा इसमें चेंजेस है बस। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट बेस if its hypotenuse is 17 centimeter long, then find represent the above information in the form of a quadratic equation की फॉर्म में लिखना है, एंड फिर दूसरे में क्या बोला लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने क्या ये डायग्राम बना लिया है, यहाँ पे बेस मेरा x हो गया है, क्योंकि हाइट जो है बेस से 7 सेंटीमीटर कम है तो x-7 लिख लिया है, एंड हाइपोटेन्यूज मेरा 17 रखा है तो मैंने 17 लिख लिया है। ठीक है, अभी क्या माना है मैंने, लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी x, हाइट ऑफ ट्रायंगल इज x-7। तो यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, एंड यहाँ पे AC क्या हो गया 17 का स्क्वायर, AB क्या x-7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई किया तो 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, x-7 का होल स्क्वायर मैंने यानी a - b की आइडेंटिटी से सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस के 14x, एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x। अब मैं 289 को उधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड 49 मेरा पॉजिटिव है तो मेरा क्या बचेगा 240 बचेगा। ठीक है, एंड इसे मैं क्या कर रहा हूँ 2 से मैंने डिवाइड कर दिया पूरी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर 7x माइनस का 120। इसे सॉल्व आउट किया तो मेरा x की वैल्यू एक तो मेरा 15 आया, एंड दूसरा क्या है x इक्वल टू -8, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता इसलिए x इक्वल टू -8 नहीं होगा। तो मेरा क्या हो गया बेस जो है वो 15 हो गया, एंड हाइट जो ऑफ ट्रायंगल क्या था मेरा x-7 था,
तो मैं 15 में 7 को माइनस करूँगा तो मेरा हाइट हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 30 वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। सिर्फ क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना था और एलसीएम एंड एलसीएम निकालना था 260 एंड 910 का। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, अनबिलीवेबल क्वेश्चन था। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट से करीबन 5 से 6 नंबर का आया है एंड बहुत ही ईजी आया है। ठीक है, तो देखो इसे ईजीली किस तरीके से किया है। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लिया 260 के एंड फिर 910 के, आपको दिख रहे होंगे। एंड एचसीएफ क्या होता है, सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को ही यूज़ करते हैं, तो इसका एचसीएफ आ गया 130। एंड एलसीएम में क्या होता है, पहले तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं फिर बाकी बचे हुए फैक्टर्स का भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर आया 1820। देखो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। बोल रहा है इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के एक्सीड द अदर बाई 2 देन फाइंड द जीरोज एंड द वैल्यू ऑफ के। देखो इसको किस तरीके से किया है हमने, मान लिया फर्स्ट जीरो क्या एक्स है एंड दूसरे जीरो को मैंने बीटा मान लिया है। तो यहाँ पे अल्फा इजिकल टू क्या है, बीटा प्लस 2। बीटा के अकॉर्डिंग सोल्व करें, आप चाहो तो अल्फा के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। हमें पोलिनोमियल क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी ओपन यही तो होता है। एंड पहला जीरो क्या है मेरा, बीटा था, एंड दूसरा क्या था, बीटा प्लस 2। समझ में आ रहा है, तो बीटा प्लस 2 इजिकल टू क्या होगा, 8। इस तरीके से सोल्व करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, बीटा इजिकल टू 3 आ जाएगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपॉन ए करूंगा तो वो के बराबर है। एंड बी इंटू बीटा प्लस 2 करूंगा तो दोनों की वैल्यू पुट करने पर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, के इजिकल टू 15। तो यहाँ पे जीरोज क्या हो गया मेरा 3 एंड 5 एंड वैल्यू ऑफ के क्या हो गया 15। देखो अब करते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है ना। 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आया है। अभी देखो इसमें क्या बोल रहा है कि यूजिंग ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इक्वेशन, सॉल्व करनी है। 2 इक्वेशन रखिए, इसको ग्राफिकली मेथड से क्या सॉल्व करना है और एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। एंड और करके भी सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। ये जो बी पार्ट है वो सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई भी चेंज नहीं है, डिक्टो एक टू मतलब सेम टू सेम। तो पहले तो इसका ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो x प्लस 2y इजिकल टू 8 पहला इक्वेशन मान लिया है मैंने। एंड 3x माइनस 2y इजिकल टू 12 दूसरा इक्वेशन मान लिया है। एंड फ्रॉम फर्स्ट से मैंने क्या किया है, x इजिकल टू 2y को मैं राइट हैंड साइड की तरफ ले गया तो वो नेगेटिव हो गया। अभी मैंने फर्स्ट केस में यहाँ y इजिकल 2 पुट किया तो x इजिकल टू 4 आ गया। एंड y इजिकल टू 3 पुट करने पर x इजिकल टू 2 आया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन मैंने ली है 3x इजिकल टू 12 प्लस 2y, क्योंकि 2y क्या है यहाँ पे नेगेटिव, उधर जाके क्या हो गया पॉजिटिव। तो x इजिकल टू क्या हो गया 12 प्लस 2y अपॉन 3। अब यहाँ पे y इजिकल टू 3 पुट करने पर x की वैल्यू 6 आई है। एंड y इजिकल 0 पुट करने पर x इजिकल टू 4 आई है, ठीक है। इसके इस तरीके से टेबल बन गई है, देख लो। एंड उसके बाद इन वैल्यूओं को रिप्रेजेंट करने पर यहाँ पे दोनों लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है वो कहाँ पे कर रही हैं, 5,3/2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 5 एंड y की वैल्यू क्या हो गई 3/2। अब देखो इसका बी पार्ट क्या बोला द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, यूनिट डिजिट को x मान लिया है एंड टेंथ डिजिट को क्या माना है, y माना है। केस फर्स्ट में x प्लस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। एंड नंबर बनाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब मैं इन डिजिट को रिवर्स कर देता हूँ तो मेरा न्यू नंबर बनता है 10x प्लस वाई। केस फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर रिवर्स, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 ब्रैकेट के अंदर 10y प्लस एक्स इजिकल टू 2 10x प्लस वाई। दोनों को सोल्व करने पर 90y प्लस 9x इजिकल टू 20x प्लस के 2y। एंड सोल्व आउट करने पर क्या हो जाएगा 8y माइनस एक्स इजिकल टू 0। फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड किया तो 9y इजिकल टू 9 आ गया, y इजिकल टू 1 आ गया। एंड पुट करने पर y इजिकल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में मेरा x इजिकल टू 8 आ गया, तो मेरा नंबर बना 18, ठीक है। देखो अब आते हैं 33 क्वेश्चंस पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि द मार्क्स ऑब्टेन बाई 45 स्टूडेंट का डाटा दे रखा है जो कि टेस्ट में आया है। मार्क्स 40 से लेके 45 8 स्टूडेंट क्या हैं, 45 से लेके 50 9 स्टूडेंट क्या हैं, 50 से लेके 55 10 स्टूडेंट क्या हैं, 55 से लेके 60 9 स्टूडेंट क्या हैं, 60 लेके 65 5 स्टूडेंट क्या हैं, 65 से लेके 74 स्टूडेंट क्या है। तो बोल रहा है मीन फाइंड करें एंड मीडियन बताइए, ठीक है। तो देखो इससे किस तरीके से किया है क्वेश्चन को, पहले मैंने मार्क्स लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख लिया, XI बना लिया, DI बना लिया, FIDI बना लिया एंड CI बना लिया। क्योंकि पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ तो मेरे को XI की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने XI निकाल लिया है। उसके बाद मैंने एक एज्यूम्ड मीन माना है 52.5, उसके हिसाब से मैंने DI निकाल लिया है, फिर FIDI निकाला है।
अब मेरा FIDI सोल्व करने पर 30 आया है एंड फ्रीक्वेंसी मेरे को टोटल दे ही रखी है 45। मीन का यही फॉर्मूला यूज़ किया मैंने, A प्लस सिग्मा FIDI अपन सिग्मा FI। ए मेरे को दे रखा है 52.5 एंड इसको वैल्यू पुट करने पर मेरा आंसर आ गया 53.16। अब देखो इसके बाद अब मीडिया निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी, CF की, ये CI नहीं है, सॉरी मिसप्रिंट हुआ है। किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो ये मैंने निकालनी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 70, 27, 36, 41 एंड 45। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो यहाँ N/2 क्या हो गया 22.5 या 45/2 लिख सकते हो। एंड हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 5 दे रखा है। एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है इसमें, 10 है। सब कुछ पुट करने पर क्या है इसका आंसर 52.7। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए हेलीकॉप्टर इन अ एयर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड इज 45 डिग्री आफ्टर a flight of 25 seconds the angle of elevation changed to 30 degree if the helicopter is flying at a constant height of 2500 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ द हेलीकॉप्टर। यहाँ पे √3 की जगह 1.73 यूज़ करना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन, देख लो। देखो इसका डायग्राम बनेगा इस तरीके से, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे वो A पॉइंट पर है एंड 25 सेकेंड बाद वो B पॉइंट पर पहुंच गया है, समझ में आ रहा है। जब वो A पॉइंट पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। जब वो B पॉइंट पे चला गया है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे क्या मानना है, मैं लेट द स्पीड ऑफ एरोप्लेन को x मीटर पर सेकेंड मान लिया है। एंड देखो टाइम को t सेकेंड माना है, तो डिस्टेंस बिटवीन CD क्या हो जाएगी, ना तो मैंने इस केस में क्या दे रखा है स्पीड पता है, ना ही मेरे को टाइम पता है, तो मैं यहाँ xt हो जाएगा। एंड डिस्टेंस बिटवीन CE क्या हो जाएगा CD प्लस DE। तो CD की डिस्टेंस तो मैंने xt निकाली है एंड DE क्या हो जाएगी 25x, क्योंकि यहाँ टाइम तो दे रखा है लेकिन स्पीड नहीं पता, इसलिए 25x हो जाएगा। अब मैं इंट्रेंगल ACD करता हूँ। ACD में 1045 डिग्री यूज़ करने पर AD अपन क्या आएगा CD, क्योंकि tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा 1 इजिकल 1045 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। AD मेरा 2500 दे रखा है, CD XT है, सोल्व आउट करने पर XT इजिकल 2500 इक्वेशन फर्स्ट मान लूँगा इसे। अब इंट्रेंगल BEC यूज़ किया, क्या यूज़ किया मैंने BEC, देखो BEC बड़ा वाला ट्रेंगल यूज़ किया है। यहाँ पे 1030 डिग्री यूज़ करना है तो BC अपॉन CE 1030 के लिए होती है 1/√3 एंड BC मेरा 2500 ऑलरेडी दे रखा है। CE मैंने अभी फाइंड आउट किया है XT प्लस 25x। इसे क्या करना है, यहाँ पे मैंने को सिंप्लीफाई किया है तो XT प्लस 25 ऊपर चला जाएगा एंड √3 उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लेकिन √3 की वैल्यू पुट कर लिए 1.73। ठीक है, अभी इक्वेशन सेकंड में मैंने को XT की वैल्यू पुट कर दी है तो क्या हो जाएगा XT की जगह 2500 प्लस के 25x एंड 2500 इंटू 1.73 से सोल्व आउट करने पर x की वैल्यू क्या हो गई 73 मीटर पर सेकेंड। देखो अब स्टार्ट करेंगे 35 क्वेश्चन। इसका देखो A पार्ट सेम टू सेम NCERT का एग्जाम्पल है एंड B पार्ट भी NCERT का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन ऐड कर दिया, इसलिए मैंने B पार्ट पहले सोल्व आउट करा दिया है। ठीक है, तो B पार्ट को देख लो। सबसे पहले तो इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस प्रूव करना है। तो ये तो NCERT का क्वेश्चन है यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पे गिवन में लिखा है कि ABCD क्या एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें, तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा CD हो जाएगा एंड BC बराबर क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, अब टू प्रूफ में क्या करना है ABCD है रोम्बस, तो प्रूव कर लेता हूँ मैं। यहाँ देखो AE इजिकल टू AH होगा, क्यों होगा टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट A से। देखो आपको मैंने ये डेडस लिख दिया है क्योंकि टाइम बच जाए, लेकिन आपको ये पूरा लिख के आए होंगे, होप कर रहा हूँ। DG इजिकल टू DH हो जाएगा इसी तरीके से, CG इजिकल टू CF हो जाएगा एंड BE इजिकल टू BF हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड को एक तरफ एंड राइट हैंड साइड को एक तरफ, तो इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी AB प्लस CD इजिकल टू AD प्लस BC। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट से मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि AB किसके बराबर है CD के एंड AD बराबर है BC के, तो मैं CD की जगह AB लिख लिया एंड BC की जगह AD लिख लिया। तो 2AB और 2AD दोनों को सोल्व आउट करने पर क्या हो जाएगा AB इजिकल टू AD एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा मेरा थर्ड से कि एडिसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इट इज सेड टू बी रोम्बस। जब भी किसी भी पैरेललोग्राम की एडिसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो क्या होगा रोम्बस ही होगा। अभी देखो इसमें एक और एडिशनल क्वेश्चन था, क्या था, बोल रहा था कि वो एरिया भी फाइंड करना है। क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अब इस डायग्राम को देखो, अब इस डायग्राम में जब मैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये रोम्बस निकालूंगा तो अभी ये जो एरिया ऑफ रोम्बस है ये टोटल 1 2 3 4 ट्रायंगल से ही मिलकर तो बना रहा है। तो देखो इसने गिवन दे रखा था हमें साइड ऑफ रोम्बस कितना दे रखा था 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल दे रखा था कितना 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहीं पे वो पुट कर देता हूँ, मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये सभी साइड हमने रोम्बस की प्रूव कर दी तो ये सभी साइड क्या इक्वल है।
तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 10 सेंटीमीटर लिख दूंगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड क्योंकि ये सब रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस है, रेडियस कितना देगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो आप सबको पता होगा कि जो रोमस होता है उसके डायगोनल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे क्या बनाते हैं 90 डिग्री के एंगल्स बनाते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे ये क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे ये भी क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल और ये भी 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये सब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग से मैंने क्या करा है यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन किया है, ज्वाइन करा है BD CA EOOH OG OF को सबको ज्वाइन कर लिया है। और यहाँ पे लिख भी दिया है कि एज वी नो डायगोनल ऑफ रोम्बस फ्रॉम 90 डिग्री एंगल एट डायगोनल इंटरसेक्ट, जहाँ पे डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एंड उसके बाद क्या किया बेटा, मैंने एक ट्रेंगल लिया है BOC जो कि राइट एंगल है कहाँ पे BOC पे। तो यहाँ पे यूज़ किया राइट एंगल ट्रेंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस हो गया 10 सेंटीमीटर एंड हाइट हो गई 3 जो रेडियस ऑफ सर्कल है। सोलर आउटकट पे क्या है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी के सभी भी ट्रेंगल वो सेम, क्योंकि सेम बेस है एंड सेम ही उसका हाइट है इसलिए सेम ही होंगे। तो ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देख लो किस तरीके से सोलर आउट किया है, ठीक है। देखो अब बच रही है केस स्टडी, तो केस स्टडी देख लेते हैं। केस स्टडी में क्या है, देखो ये एक खतरनाक सा तुम्हें डायग्राम लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी ये डायग्राम है, बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे तुम्हारा OQ दे रखा है, ये रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, एंड जो OR दे रखा है वो रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो OP दे रखा है, देखो यहाँ मैंने गिवन लिख लिया है पहले से। OP जो दे रखा है ये 21 सेंटीमीटर दे रखा है एंड OS जो दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं वो इस तरीके से पूछे हैं, बोल रहा है कि फाइंड एंगल ROS एंड फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OPQ एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन PQRS। अभी यहाँ समझ लो, देखो मेरे को जैसा निकालना है पहले एंगल ROS। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे को, हमें दे रखा है कि जो डायमीटर है ना इनर सर्कल में वो सभी क्या है इक्वल है, इक्वल एरिया में प्लेस्ड है, यानी कि जो डायगोनल है मतलब जो डायमीटर है हमारा वो इक्वल है। एंड देखो यहाँ पे डायग्राम से समझ लेते हैं, ये एक डायमीटर हो गया, ये एक डायमीटर हो गया, ये एक डायमीटर हो गया, सभी इक्वली प्लेस हैं, यानी दोनों सभी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर है। तो अभी ये टोटल कितना डिस्टेंस बना रहा है, कितना सेक्टर बना रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बना रहा है। तो एक के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, क्योंकि मेरे को सेंटर एंगल पता है क्या होता है 360 डिग्री होता है, इसलिए यदि मैं 360 डिग्री को 8 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आता है 45 डिग्री एंगल आता है, क्या आता है 45 डिग्री। यही मेरा क्या होगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में पूछ रहा था पेरीमीटर ऑफ क्या पूछ रहा है OPQ। तो यहाँ पे देखो OPQ क्या है, ये OPQ इसका क्या पूछ रहा है वो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या यूज होगा, देखो OQ प्लस OP एंड यहाँ पे जो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, क्या दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क तुम्हारा PQ, ये इसमें यूज होगा। एंड यहाँ पे देखो OP ये रेडियस हो गई एंड OQ ये भी एक रेडियस हो गई और लेंथ ऑफ आर्क का हो गई PQ। तो इस किस तरीके से फाइंड किया वो देख लो। तो यहाँ पे क्या लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा 45 डिग्री अपन 360 डिग्री 2 पाई आर क्या होता है 2 पाई, तो 2 इंटू पाई 22/7 एंड रेडियस 21 एंड OQ क्या 21 एंड OP क्या 21। इसको सोल्व आउट करने पर क्या है 58.5 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब इसका एक और पार्ट है, क्या दे रखा है एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा था PQRS का। तो एरिया ऑफ सेक्टर OPQ निकाला है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकाला है मैंने OSR। दोनों को सोल्व आउट करने पर आंसर कितना आ रहा है इसका 3751/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो किस तरीके से किया है वो समझ लो। देखो अब करेंगे इसका लास्ट 37 वाला क्वेश्चन, लास्ट नहीं अभी शायद इसके बाद एक और क्वेश्चन बच रहा है। तो 37 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। सबसे पहले तो DO की लेंथ दे रखी है x+3, इसमें OA की लेंथ दे रखी है 3x+4, OC की दे रखी है 3x+19 एंड OB की दे रखी है x। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रूव करना है ट्रायंगल OAC क्या सिमिलर है किसका OBD का, एंड प्रूव करना OA/AC = OB/BD। एंड उसके बाद क्या करना है x की वैल्यू फाइंड करनी है और फाइंड करना OC। तो सबसे पहले क्या करा है मैंने इस क्वेश्चन में, पहले x ही फाइंड कर लिया है। अब वो क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। बोल रहा है कि इफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शन देन इट इज सिमिलर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मेरे को, सबसे पहले किया है मैंने 2 ट्रायंगल लिए जो कि इसमें दे रखे थे OAC एंड OBD, एंड दोनों को क्या कर लिया है। मैं तुमसे क्या बोला था, मैंने बोला था कि जब इनका करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगा और वो इक्वल होगा तो ये सिमिलर होंगे।
तो ओ ए अपन ओ बी इजिकल टू ओ सी अपन ओ डी लिखा है, दोनों की वैल्यू रख लिया है, इसको सिंप्लीफाई किया है तो ये क्या हो गया, एक्स इजिकल टू 2 आ रहा है। एंड इस 2 को इक्वेशन फर्स्ट में मैंने पुट किया है, तो देखो दोनों तरफ 5 इजिकल टू 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों ही ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। अब क्या कर रहा है, मेरे को पता चल गया ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर है। जब ट्रेंगल सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में होगी, तो सेकंड वाला पार्ट भी इजीली सॉल्व हो गया। ओ ए अपन ए सी इजिकल टू ओ बी अपॉन बी डी, ये किससे हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सिमिलर ट्रेंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। एंड यहाँ पे अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है वो मैं पहले ऑलरेडी निकाल लिया था एक्स इजिकल टू, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट था इसके भीतर ही कि ओ सी फाइंड करनी है, तो मेरा ओ सी क्या था 3x + 19, सॉल्व आउट करने पर ये क्या आ जाएगा 25। अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है 38, बोल रहा है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अकबर केम अक्रॉस ए मैच स्टिक पैटर्न्स बेस्ड क्वेश्चन, द पैटर्न इज गिवन। आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। अभी देखो फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्क्वायर इन ईच फिगर। देखो नंबर ऑफ स्क्वायर किस तरीके से दे रखे हैं, तो इसका एपी क्या बन रहा है, फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर 1 है, एंड सेकंड वाले डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 5 हैं, एंड थर्ड वाले में नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 9 है। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट टर्म तो 1 बन गया एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 4। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड इन द फिगर। नंबर ऑफ स्टिक्स, आपको ये जो फर्स्ट वाला फिगर है इसमें 4 स्टिक दिख रही होंगी, एंड सेकंड वाले फिगर में आप काउंट करोगे तो 14 स्टिक्स हैं, एंड थर्ड वाले फिगर में 24 स्टिक्स हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, इसी अकॉर्डिंग ए इक्वल टू यहाँ पे 4 हो जाएगा एंड डी इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखो ये जो थर्ड कार्ड है इसमें फिगर 10 यूज़ किया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे तो फिगर फर्स्ट, फिगर 2 एंड फिगर 3 दे रखा है, लेकिन एक्चुअल बात वो इसी डायग्राम की कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिगर 10 ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने इसी के अकॉर्डिंग किया है। बोल रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन द फिगर, ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो रहे हैं, तो देखो 159 सभी को ऐड किया है तो कितना टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 15 हो गए, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टिक्स इसमें क्या कितनी हो रही है 42 हो रही है। तो ये होप कर रहा हूँ पूरा का पूरा पेपर जो बेसिक वाला था सेट 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। एंड मैं सोल्व आउट कराने वाला हूँ सभी ये जो क्वेश्चन पेपर हैं सभी को सोल्व कराऊंगा, जितने भी सेट हैं बेसिक के स्टैंडर्ड के सभी को सोल्व कराऊंगा। तो अपने फ्रेंड को भी आप शेयर कर सकते हो।